आज हम जो चैप्टर कवर करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेनेटिक्स का, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो पाइसम सटाइवम में 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए गए हैं। सबसे पहले आ जाती है स्टेम हाइट, टॉल डोमिनेंट है और ड्वार्फ रिसेसिव है। फिर आ जाता है फ्लावर कलर, पर्पल डोमिनेंट है, वाइट रिसेसिव है। तो यहाँ पर एक बड़ी स्टेटमेंट बहुत फेमस है, दैट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड्स गुड only for the genes present on different chromosomes। तो फिर यहाँ पर एक बहुत यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो इस्तेमाल होता है, 2 raised to the power n। ये क्या निकालने के लिए होता है? नंबर ऑफ गेमीट्स। एक ही जीन की 2 डिफरेंट फॉर्म्स को हम अलील्स कहते हैं। सो 2 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ सेम जीन आर कॉल्ड एज अलील। हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज अर्चना राठी और मैं स्वागत करती हूँ आपका बायोलॉजी रिवीजन पॉडकास्ट में। आज हम जो चैप्टर कवर करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेनेटिक्स का, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। ग्रेगर जोहान मेंडल, द फादर ऑफ जेनेटिक्स, उन्होंने पाइसम सटाइवम पर 7 सालों तक काम किया, 1856 से 1863 तक। अब क्यों पाइसम सटाइवम को चूज किया गया? वो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, उसमें 14 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। वो एक ही बारी में बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, इजी टू ग्रो है और उसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा है। पाइसम सटाइवम में नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है, पर उसमें हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। तो नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन देखने की वजह से उसमें देखने को मिलती हैं प्योर लाइन्स और ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी। उसका मतलब होता है ऐसा बंदा जो किसी भी ट्रेट के लिए होमोजाइगस हो, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों प्योर लाइन्स हैं। प्योर लाइन स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस दिखाती हैं, यानी कि वो एक ही तरह के अलील को ट्रांसमिट कर सकती हैं। अब पाइसम सटाइवम में 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स नेचुरली अवेलेबल होते हैं। जैसे प्लांट हाइट में टॉल डोमिनेंट है, ड्वार्फ रिसेसिव है। तो पाइसम सटाइवम में 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए गए हैं। सबसे पहले आ जाती है स्टेम हाइट, टॉल डोमिनेंट है और ड्वार्फ रिसेसिव है। फिर आ जाता है फ्लावर कलर, पर्पल डोमिनेंट है, वाइट रिसेसिव है। फिर आ जाता है फ्लावर पोजीशन, एक्सियल, यानी कि जो लेटरल होती है, साइड में जो फ्लावर आता है वो डोमिनेंट ट्रेट है, और टर्मिनल जब टिप पे फ्लावर आता है वो रिसेसिव ट्रेट है। फिर आ जाता है सीड कलर, येलो सीड कलर डोमिनेंट है, ग्रीन सीड कलर रिसेसिव है। फिर आ जाता है पॉड, जो उसका फल होता है, पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है। और फिर आ जाता है पॉड शेप, जो फूला हुआ होता है, इन्फ्लेटेड, वो डोमिनेंट होता है, और पिचका हुआ कंस्ट्रिक्टेड रिसेसिव होता है। अब यहाँ पर जो डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं वो अपने आप को हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर रिसेसिव ट्रेट अपने आप को केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करते हैं। हेट्रोजाइगस कंडीशन जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, और होमोजाइगस कंडीशन कैपिटल टी स्मॉल टी। चलिए, अब मेंडल साहब ने 2 तरह के क्रॉसेस किए, मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस और डाईहाइब्रिड क्रॉसेस। मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस को हम 1 जीन इनहेरिटेंस भी कहते हैं, क्योंकि उसके दौरान हम केवल एक ही ट्रेट को ध्यान में रखते हुए क्रॉस को करते हैं। तो इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर उन्होंने 2 लॉज दिए। तो पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि किसी भी डिप्लॉयड इंडिविजुअल में जो जीन्स होती हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, वो जोड़ों में होते हैं। उन्हें जीन के बारे में तो पता नहीं था, तो उन्होंने फैक्टर्स टर्म दिया और कहा कि फैक्टर्स जो होती हैं वो डिस्क्रीट यूनिट्स होती हैं, सेपरेट यूनिट्स होती हैं, जो कि किसी ट्रेट को कंट्रोल करती हैं। और अगर ये जो फैक्टर्स हैं किसी भी डिप्लॉयड इंडिविजुअल में, ये जो जोड़े में हैं, अगर ये एक जैसे हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो वो होमोजाइगस कंडीशन है। लेकिन अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये डिसिमिलर पेयर है, तो यहाँ पे एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। कैपिटल टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव है। फिर उन्होंने बताया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। उन्होंने कहा कि किसी भी डिप्लॉयड इंडिविजुअल में जब गेमीट बनते हैं, मियोसिस होता है, तो सेग्रीगेशन हो जाता है फैक्टर्स का। ये फैक्टर्स सेग्रीगेट हो जाते हैं कुछ इस तरह कि एक गेमीट में केवल एक ही फैक्टर जाता है, केवल एक ही अलील जाती है। या तो कैपिटल टी जाएगा या तो स्मॉल टी जाएगा, दोनों एक साथ नहीं जाएंगे किसी गेमीट में। और ये समझाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के ब्लेंडिंग नहीं होती है, मिक्सिंग नहीं होती है इन फैक्टर्स के बीच में। अगर मैं किसी भी हाइब्रिड की बात करूं, सपोज मैं कैपिटल टी स्मॉल टी वाले बंदे की बात कर रही हूं, तो उसमें ब्लेंडिंग या मिक्सिंग नहीं होगी, वो टॉल ही होगा। तो इसी वजह से जब हम F2 जनरेशन देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो वहां पर हमें सारे के सारे ट्रेट्स रिकवर्ड दिखाई देते हैं। हमें टॉलनेस भी दिखाई देती है और हमें ड्वार्फनेस भी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जो F1 हाइब्रिड था उसमें कोई ब्लेंडिंग, कोई मिक्सिंग नहीं हुई थी। अब आता है 2 जीन इनहेरिटेंस, यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस, जहां पर एक साथ 2 जीन्स को देखा जाता है।
जब उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया तो पहला पेरेंटल जनरेशन जो ली वो राउंड येलो ली और उसको क्रॉस कराया ग्रीन रिंकल्ड के साथ। अब F1 जनरेशन को जब सेल्फिंग कराई तो F2 जनरेशन में कितने जीनोटाइप प्रोड्यूस होते हैं 9 और फिनोटाइप कितने प्रोड्यूस होते हैं 4। रेशो क्या आता है, फिनोटिपिक रेशो आता है 9:3:3:1 और जीनोटिपिक रेशो आता है 1:2:1:2:4:2:1:2:1। डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर उन्होंने पास किया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कहता है कि आप कोई भी F1 हाइब्रिड जब लेते हैं जिसके पास एक साथ दो ट्रेट्स हैं, ऐसे में एक ट्रेट का जो इनहेरिटेंस होता है वो दूसरे ट्रेट के इनहेरिटेंस से बिल्कुल आज़ाद होता है, इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि सीड कलर की जो जीन है और आपका सीड शेप की जो जीन है, उनके इनहेरिटेंस पैटर्न में आपस में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, आपस में वो इंटरफेयर नहीं करेंगी, वो इंडिपेंडेंट है कोई भी नया रिकॉम्बिनेशन बनाने के लिए। कैपिटल आर जो है कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल यानी कि इंडिपेंडेंट जो है असॉर्टमेंट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमें कैपिटल आर कैपिटल वाई 25% चांसेस होते हैं बनने के, कैपिटल आर स्मॉल वाई के भी 25% चांसेस होते हैं बनने के, कैपिटल वाई और स्मॉल आर इसके भी 25% चांसेस होते हैं और स्मॉल वाई के भी 25, यानी कि चारों कॉम्बिनेशन के बराबर चांसेस होते हैं होने के। अब ऐसा क्यों होता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कभी यूनिवर्सल नहीं होता, इसकी एक्सेप्शन होती है और एक्सेप्शन क्या होती है? लिंकेज। अब ये लिंकेज क्या होता है? एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट होती हैं वो आपस में लिंक्ड होती हैं, जुड़ी होती हैं, क्योंकि वो एक ही क्रोमोसोम का हिस्सा होती हैं और वो एक दूसरे से आज़ाद नहीं होती, उन्हें एक साथ ही जाना होता है। लेकिन अगर दो जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती हैं तो वो एक दूसरे से आज़ाद होती हैं कोई भी नया कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। तो जो हमने मेंडल साहब के डाई हाइब्रिड क्रॉसेस में सीड कलर और सीड शेप की जीन की बात करी है, वो दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाती हैं। अगर वो एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखाती, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिंकेज पर आकर फेल हो जाता है। तो यहां पर एक बड़ी स्टेटमेंट बहुत फेमस है, दैट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड्स गुड ओनली फॉर द जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। वो केवल वहां अप्लाई होगा जहां दोनों जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं। चलिए, तो फिर यहां पर एक बहुत यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो इस्तेमाल होता है, 2⁻n। ये क्या निकालने के लिए होता है? नंबर ऑफ गेमीट्स। सपोज आपको कोई भी जीनोटाइप दे रखा है, सपोज कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई दे रखा है, आपसे पूछा ये बंदा कितने तरह के गेमीट बना सकता है, तो आपको सिंपल फॉर्मूला 2⁻n बताना है, जहां पर n का मतलब होता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशंस। जैसे इस बंदे में 2 हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो ये कितने गेमीट बनाएगा? ये 4 गेमीट बनाएगा। चलिए, अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अलील्स का। अलील्स क्या होते हैं? एक ही जीन की दो डिफरेंट फॉर्म्स को हम अलील्स कहते हैं। सो 2 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ सेम जीन आर कॉल्ड एज अलील। जैसे मैं प्लांट हाइट की जीन की बात करूं तो वहां पर 2 फॉर्म्स प्रेजेंट है, एक कैपिटल टी जीन है जो डोमिनेंट अलील है और एक स्मॉल टी है जो रिसेसिव अलील है। अब बात आती है कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस और रिसेसिवनेस है ये कैसे आया। तो हम बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं, एवोल्यूशन हो रहा है। एवोल्यूशन के दौरान किसी इंडिविजुअल के अंदर एक ओरिजिनल जीन प्रेजेंट है, बिल्कुल ओरिजिनल, जिसे हम वाइल्ड अलील भी कहते हैं, जिसे हम डोमिनेंट अलील भी कहते हैं। तो ये जो ओरिजिनल अलील, वाइल्ड अलील और डोमिनेंट अलील है, ये क्या बनाती है? ये अल्टीमेटली प्रोटीन बनाती है जो एंजाइम की तरह बिहेव करता है। और इस एंजाइम का काम क्या होता है? एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को से मिलकर उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है और फिर उस प्रोडक्ट से फिनोटाइप जनरेट होता है। बाहर से कैसा दिख रहा है, कोई प्लांट बाहर से बोना दिख रहा है या लंबा दिख रहा है, ये किस पर निर्भर करता है? प्रोडक्ट पर निर्भर करता है। अब ऐसी अलील जो कि एक फंक्शनल एंजाइम बनाती है और किसी सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकती है, ऐसी अलील को हम डोमिनेंट अलील कहते हैं। अब होता क्या है, एवोल्यूशन के दौरान इस डोमिनेंट अलील में मॉडिफिकेशंस यानी कि म्यूटेशंस आते हैं। अब म्यूटेशन के चलते 3 केसेस हमारे सामने देखने को मिलते हैं। पहला केस, इस डोमिनेंट अलील में, इस ओरिजिनल अलील में म्यूटेशन आया और म्यूटेशन आने के बाद इसने वही एंजाइम बनाया जो ये पहले बना रही थी,
वही सेम प्रोटीन बनाया, वही सेम एंजाइम बनाया, पर थोड़ा सा लेस एफिशिएंट बनाया, मतलब एफिशिएंसी थोड़ी सी कम थी, तो उससे एक्सप्रेशन पर कोई फर्क नहीं आएगा। तो ध्यान से सुनिए, अगर जो म्यूटेटेड जो बदली हुई अलील है, अगर वो बदलने के बाद सेम एंजाइम सेम प्रोटीन बना रही है या थोड़ा सा लेस एफिशिएंट एंजाइम भी बना रही है, तो इस अलील को हम डोमिनेंट अलील ही कहेंगे। लेकिन अगर म्यूटेट होने के बाद कोई जीन एंजाइम बना ही नहीं रही है, या फिर एंजाइम बना तो रही है पर वो किसी काम का नहीं है, वो नॉन फंक्शनल एंजाइम है, तो ऐसी म्यूटेटेड अलील को हम रिसेसिव अलील कहते हैं। और जेनरली जो म्यूटेटेड अलील्स होती हैं वो रिसेसिव अलील्स ही होती हैं। चलिए, अब नेचर में ये जरूरी नहीं है कि हर जगह मेंडल के लॉज अप्लाइड हो। देयर आर एक्सेप्शंस टू मेंडल लॉज ऑल्सो। जैसे इसमें आ जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। आ जाइए बात करते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि जब किसी हाइब्रिड के अंदर एक ही जीन की दोनों फॉर्म्स एक साथ होती हैं, तो जो डोमिनेंट अलील होती है वो रिसेसिव अलील की प्रेजेंस में कंप्लीट एक्सप्रेशन नहीं दिखा पाती, इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन दिखाती है। इस फेनोमेनन को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। ये देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन में, जिसे हम डॉग फ्लावर भी कहते हैं, जिसे एंटरहाइनम मेजस कहते हैं। कैपिटल आर वाले इंडिविजुअल्स रेड होते हैं, स्मॉल आर वाले इंडिविजुअल्स पिंक होते हैं। जब F1 जनरेशन आती है तो वो कैपिटल आर स्मॉल आर होती है, उसे होना चाहिए था रेड, पर वो होते हैं पिंक कलर के बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और जब इसमें सेल्फिंग कराते हैं तो जो हमारी F2 जनरेशन है, इसको ध्यान से सुनिएगा, F2 जनरेशन में जितने फिनोटाइप होते हैं उतने ही जीनोटाइप होते हैं। यहां कितने फिनोटाइप जनरेट होंगे? 3। जीनोटाइप कितने जनरेट होंगे? 3। कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिनोटाइप क्या होंगे? रेड, पिंक और व्हाइट। और रेशो भी सेम होगा, जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो सेम आता है 1:2:1। फिर आता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में डोमिनेंस और रिसेसिवनेस का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। ये एक ऐसा फिनोमिनन है जहां पर एक ही जीन की दो फॉर्म्स अगर एक साथ प्रेजेंट हो, तो अगर वो एक दूसरे के साथ टक्कर का एक्सप्रेशन दें, इक्वल एक्सप्रेशन दें, तो वो कोडोमिनेंस होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है ह्यूमंस में AB ब्लड ग्रुप में, और कैटल्स में रोवान कलर में। जो कुछ कैटल्स ऐसे होते हैं, कुछ गायें ऐसी होती है जिसमें व्हाइट पैचेस अलग होते हैं और ब्लैक पैचेस अलग होते हैं, तो वो रोवान कैटल कलर होता है। तो जो हमारा ब्लड ग्रुप की जीन होती है उसकी 3 अलील्स नेचर में देखने को मिलती है। 3, एक होती है IO, एक होती है IA और एक होती है IB। तो जो IA फॉर्म है वो भी डोमिनेंट फॉर्म है और IB फॉर्म जो है वो भी डोमिनेंट फॉर्म है। तो अगर किसी ह्यूमन में IA और IB दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं, तो ऐसे बंदे का ब्लड ग्रुप AB होता है, क्योंकि यहां पे दोनों जीन्स इक्वल एक्सप्रेशन दे रही हैं। और कोडोमिनेंस के केस में भी F2 जनरेशन में जितने फिनोटाइप्स बनते हैं उतने ही जीनोटाइप्स बनते हैं, और जो फिनोटिपिक रेशो आता है वही जीनोटिपिक रेशो आता है। तो ये दोनों में ध्यान रखेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस में फिनोटाइप्स आर इक्वल टू जीनोटाइप्स एंड फिनोटिपिक रेशो इज इक्वल टू जीनोटिपिक रेशो, दैट इज 1:2:1। फिर आता है मल्टीपल एलिलिज्म। जेनरली नेचर में एक जीन की 2 ही फॉर्म्स होती हैं, लेकिन मल्टीपल एलिलिज्म कहता है कि जब एक जीन की 2 से ज्यादा अलील्स हो, नेचर में 2 से ज्यादा फॉर्म्स हो, तो हम उसे मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप की जो जीन है उसकी 3 अलील्स होती हैं नेचर में, IO, IA और IB। अब जो हमारी RBC की मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर शुगर्स प्रेजेंट होती हैं। अगर IA जीन प्रेजेंट है बंदे के पास, तो ये IA जीन उस शुगर को ट्रांसफॉर्म करके एंटीजन A बनाती है, और अगर एंटीजन A है तो ऐसे बंदे का ब्लड ग्रुप A होगा। अगर RBC की मेम्ब्रेन पर B एंटीजन है तो B ब्लड ग्रुप होगा। अगर RBC के मेम्ब्रेन पर A और B दोनों एंटीजन है तो AB ब्लड ग्रुप होगा। लेकिन अगर बंदे का जो जीनोटाइप है वो स्मॉल i है, यानी कि ना उसके पास A जीन है और ना B, तो RBC की मेम्ब्रेन पर कोई एंटीजन नहीं होगा और बंदे का ब्लड ग्रुप होगा O। तो इसे हम कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म।
आप मल्टीपल एलिलिज्म के फिनोमिनन को किसी एक सिंगल बंदे में नहीं देख सकते हो, डिटेक्ट नहीं कर सकते हो। इसको स्टडी करने के लिए आपको पूरी पॉपुलेशन को देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बंदे में मैक्सिमम 2 ही अलील हो सकती हैं किसी जीन की। सपोज किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके पास 2 जीन्स हो सकती हैं, ए और बी, उसके जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, राइट। लेकिन अगर मैं पूरी पॉपुलेशन को देखूंगी तो मुझे तीनों जीन्स देखने को मिलेंगी, IAB, IOB और IBB। अगर बंदे का ब्लड ग्रुप AB है तो IAIB, क्योंकि एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल में जीन्स जोड़ों में होती है। अगर बंदे का ब्लड ग्रुप ए है तो वो होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, IAIO या फिर IAIA। ऐसे अगर बी ब्लड ग्रुप है तो वो होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, IBIB होमोजाइगस, IBIO हेट्रोजाइगस। लेकिन अगर बंदे का ब्लड ग्रुप O है तो एक ही जीनोटाइप है, i, जिसे आप IO भी कह सकते हो। यानी कि अगर हम मल्टीपल एलिलिज्म में पूरा ब्लड ग्रुप सिस्टम देखें तो ब्लड ग्रुप सिस्टम में कितने जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं? पॉपुलेशन में 6 तरह के जीनोटाइप्स। और फिनोटाइप्स कितने पॉसिबल हैं? 4, A, B, B और O। चलिए फिर हम चलते हैं टुवर्ड्स प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी एक ऐसा फिनोमिनन है जहां पर एक जीन एक से ज्यादा ट्रेट्स या फिनोटाइप्स को कंट्रोल करती है। नॉर्मली एक जीन एक फिनोटाइप या ट्रेट को कंट्रोल करती है, पर यहां पर एक जीन एक से ज्यादा फिनोटाइप्स को कंट्रोल कर रही है, तो इसे हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं। इसके पीछे का कारण क्या होता है? अगर कोई जीन एंजाइम बना रही है, लेकिन वो जो प्रोडक्ट है, वो जो एंजाइम है, वो अगर बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे से इंटरकनेक्टेड है, अगर ये वाला एंजाइम बनेगा तो फिर आगे जो इससे प्रोडक्ट बनेगा वो दूसरे मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल कर रहा है, उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो तीसरे यानी कि सारे मेटाबॉलिक पाथवे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो यानी कि वो एक साथ बहुत सारे फिनोटाइप्स पर असर डालेगी, प्रभाव डालेगी। इसमें एग्जाम्पल आता है, सबसे फेमस एग्जाम्पल स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम जीन का, जिसे हम बी जीन भी कहते हैं। ये बी जीन एक साथ 2 ट्रेट्स को कंट्रोल करती है, सीड शेप को और स्टार्च साइज को। अगर किसी जो पाइसम सटाइवम है, अगर उसका जीनोटाइप कैपिटल बी है तो उसमें जो स्टार्च ग्रेन का साइज होगा वो लॉन्ग होगा। अगर कैपिटल बी स्मॉल बी है तो स्टार्च ग्रेन का साइज इंटरमीडिएट होगा, बीच का होगा। और अगर स्मॉल बी है तो स्टार्च ग्रेन का साइज स्मॉल होगा। जब ये दूसरे ट्रेट को कंट्रोल कर रही है, सीड शेप को, तो उस केस में कैपिटल बी वाले बंदे की राउंड सीड होगी, कैपिटल बी स्मॉल बी वाले की राउंड सीड होगी, स्मॉल बी वाले की रिंकल्ड सीड होगी। तो यहां मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि जब ये बी जीन स्टार्च ग्रेन के साइज को कंट्रोल कर रही है तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखा रही है, क्योंकि कैपिटल बी स्मॉल बी को लार्ज होना चाहिए था अगर कंप्लीट डोमिनेंस होती, पर वहां पे इंटरमीडिएट साइज का स्टार्च ग्रेन आ रहा है। लेकिन जब यही जीन कंट्रोल कर रही है सीड शेप को तो वो कंप्लीट डोमिनेंस दिखा रही है। तो यहाँ पे एक बहुत प्यारी लाइन एनसीईआरटी में लिखी है कि अगर हम प्लियोट्रॉपी की बात कर रहे हैं या जनरली भी बात कर रहे हैं तो डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ अ जीन। ये किसी जीन का अपना स्वतंत्र इंडिपेंडेंट फीचर नहीं है। ये निर्भर करता है कि वो किस तरह का एंजाइम बना रही है। अगर वो एक फंक्शनल एंजाइम बना रही है और प्रोडक्ट बन रहा है तो वो डोमिनेंट जीन है। तो प्रोडक्ट पे तो निर्भर करता ही है कि वो जीन डोमिनेंट होगी या नहीं होगी। लेकिन अगर हम प्लियोट्रॉपी की बात कर रहे हैं तो ये इस बात पर भी निर्भर करता है वो जीन कैसी होगी, डोमिनेंट होगी, कोडोमिनेंट होगी, इनकम्प्लीट डोमिनेंट होगी, रिसेसिव होगी। वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम कौन से फिनोटाइप की बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं स्टार्च ग्रेन साइज की बात कर रही हूं तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस मुझे देखने को मिल रही है, कैपिटल बी इज इनकम्प्लीट डोमिनेंट जीन। लेकिन वहीं अगर मैं सीड शेप को ध्यान में रखते हुए बोल रही हूं तो कैपिटल बी इज कंप्लीटली डोमिनेंट जीन। सो इट ऑल्सो इन केस ऑफ प्लियोट्रॉपी इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फीचर वी आर चूजिंग टू एग्जामिन। चलिए फिर चलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अच्छा, प्लियोट्रॉपी के और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फिनाइल कीटोनूरिया एक बीमारी होती है जो एक म्यूटेटेड जीन की वजह से होती है। तो वो जो म्यूटेटेड जीन है जो फिनाइल कीटोनूरिया की बीमारी को करती है वो प्लियोट्रॉपिक होती है नेचर में। वो फिनाइल कीटोनूरिया की बीमारी को तो करती ही करती है, वो साथ में हेयर और स्किन में डीपिगमेंटेशन भी करती है।
ऐसे ही सिकल सेल अनीमिया को करने वाली, बीमारी को करने वाली जो जीन होती है, हम उसे HbS जीन कहते हैं। ये भी प्लियोट्रॉपिक होती है नेचर में। सिकल सेल अनीमिया करने के साथ साथ वो और भी चीज़ें करती है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को रिड्यूस कर देती है, आरबीसी की शेप को बिगाड़ देती है। तो ये 3 फेमस एग्जाम्पल बनते हैं प्लियोट्रॉपी के। अब हम चलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पर। जनरली एक जीन एक ट्रेट को कंट्रोल करती है, या आप उल्टा कह सकते हैं एक ट्रेट एक जीन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऐसा फिनोमिनन है जहां पे एक सिंगल ट्रेट को बहुत सारी जीन्स, पॉलीजीन्स मिलकर कंट्रोल कर रही हैं। तो एनसीईआरटी कहती है कि जनरली अगर किसी एक सिंगल ट्रेट को 3 या 3 से ज्यादा जीन मिलकर कंट्रोल कर रही हैं तो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। और ये ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो आपको एक ग्रेडियंट में दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं होगा जैसे हाइट कह लो आप, ऐसा तो नहीं होता कि पॉपुलेशन में कुछ बंदे 6 फीट के हैं और कुछ बंदे 5 फीट के हैं। आपको सिर्फ ऐसा 2 ही केसेस देखने को नहीं मिलते। आपको जो ये हाइट है ये आपको ग्रेडियंट में देखने को मिलती है, यानी कि बहुत सारी वैरायटी में देखने को मिलती है। कोई 5 फीट 2 इंच का है, कोई 5 फीट 3 इंच का है, कोई 6 फीट का है, कोई 6 फुट 2 इंच का है। तो ऐसे ट्रेट को जो ग्रेडियंट में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम पॉलीजेनिक ट्रेट्स कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल आता है स्किन कलर इन ह्यूमंस, बहुत सारे स्किन कलर के लोग होते हैं। हाइट इन ह्यूमंस, फिर इंटेलिजेंस इन ह्यूमंस, अलग अलग IQ लेवल के लोग होते हैं। अब एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है कि अगर कैपिटल ए अब स्किन कलर को कितनी जीन्स कंट्रोल करती हैं? स्किन कलर को एक साथ 3 जीन्स कंट्रोल करती हैं, यानी कि अलील कितनी हो जाएंगी? 6। अगर किसी बंदे का जीनोटाइप कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी है तो ऐसा बंदा बिल्कुल डार्क होगा, नीग्रो। और अगर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी है तो ऐसा बंदा बिल्कुल भक्क गोरा होगा, एल्बिनो। लेकिन अगर इंटरमीडिएट कंडीशन है कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी और कैपिटल सी, तो ऐसा बंदा होगा इंटरमीडिएट मुलेटो। और ऐसे बंदे जिनका वीटिश कॉम्प्लेक्शन होता है, बीज का रंग होता है, ना गोरा ना काला, ऐसे बंदे पॉपुलेशन में मैक्सिमम होते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब सन 1900 की बात है, 1900। इस दौरान मेंडल साहब के काम को वापस से रीडिस्कवर किया गया। कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डिवरीज और शर्मार्क, ये तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर मेंडल साहब के काम को रीडिस्कवर किया और दुनिया के सामने मेंडल साहब का काम आया। मेंडल साहब का काम इतना सक्सेसफुल क्यों था? क्योंकि उन्होंने एक बड़ा सैंपल साइज लिया था, उनके रिजल्ट्स बहुत एक्यूरेट थे और उन्होंने मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल्स को बायोलॉजी की फील्ड में सबसे पहले इस्तेमाल किया था। लेकिन ऐसा करते हुए भी उनके टाइम पे उनके काम को पहचान क्यों नहीं मिली, रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिली? इसके बहुत सारे कारण थे। जैसे सबसे पहला कारण था ही कुड नॉट प्रोवाइड फिजिकल प्रूफ ऑफ फैक्टर्स। उस समय माइक्रोस्कोप तो था नहीं, तो वो अपनी बात को दिखा नहीं पाए कि देखो ये जीन्स होती हैं, ये फैक्टर्स होते हैं, उसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए। जैसे भगवान का कोई फिजिकल प्रूफ नहीं है। फिर उन्होंने बायोलॉजी की फील्ड में सबसे पहले मैथमेटिक्स को इस्तेमाल किया, तो उनके जो काउंटर पार्ट्स थे, उनके कलीग्स को ये बात हजम नहीं हुई। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हुए। उस समय कम्युनिकेशन इतना, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ये सब नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं थी, तो उनका काम फैल नहीं पाया। तो फिर जब सन 1900 में उनके काम की रीडिस्कवरी हुई तो दुनिया के सामने आया कि कितना गहन काम जेनेटिक्स में हुआ है। और उसी दौरान माइक्रोस्कोपी में भी बहुत एडवांसमेंट हुई। 1902 में हमने मियोसिस होते हुए देखा माइक्रोस्कोप के नीचे सेल को, वहां पर क्रोमोसोम्स मूव कर रहे थे प्रॉपरली। तो हमें दिखाई दिया कि मेंडल साहब ने जो बात करी थी कि क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट होते हैं, फैक्टर्स सेग्रीगेट होते हैं, सेपरेट होते हैं, वो हमने एनाफेज पर माइक्रोस्कोप में देखा, जिसका प्रूफ हमें मिला। तो सटन ने क्या किया? सटन ने जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी थी और मेंडल का जो काम था उसको यूनाइट किया, उसको मिला जुलाया। और फिर सटन और बोवरी दोनों ने मिलकर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी, जिसमें यह बात कही गई कि जीन्स और क्रोमोसोम का जो बिहेवियर होता है वो पैरेलल होता है, एक जैसा होता है। दोनों ही किसी डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स में जोड़ों में प्रेजेंट होते हैं और दोनों ही मियोसिस होने पर सेपरेट होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं और गेमीट्स में दोनों की सिंगल कॉपी प्रेजेंट होती है। अब यहां पे एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी में लिखी है दैट इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर। ये बात जीन के केस में अप्लाई होती है। दूसरी स्टेटमेंट लिखी है वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अनदर पेयर। एक जोड़ा दूसरे जोड़े से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होगा।
ये बात जीन के केस में हमेशा लागू नहीं होती है, क्योंकि हम जानते हैं ऐसी जीन जो एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखाती हैं। तो केवल ऐसी जीन जो एक दूसरे से आजाद हैं, इंडिपेंडेंट हैं, दूसरे क्रोमोसोम्स पर बैठी हैं, अलग अलग क्रोमोसोम्स पर बैठी हैं, वही इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करती हैं। लेकिन क्रोमोसोम, कोई भी क्रोमोसोम जो है वो इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन दिखाते ही दिखाते हैं। चलिए अब मूव करते हैं टुवर्ड्स एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इज थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन का जो मॉडल ऑर्गेनिज्म था वो था फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। वो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, उसमें 8 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 4 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। उसमें मेल और फीमेल अलग अलग होती हैं, हेट्रोमॉर्फिक होती हैं। फीमेल्स लार्जर होते हैं, मेल्स स्मॉलर होते हैं। फीमेल्स में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो XX होते हैं और मेल्स में XY कंडीशन होती है। अब ड्रोसोफिला को आसानी से ग्रो करा सकते हैं लेबोरेटरी में, और उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत ही छोटी होती है, 2 हफ्ते की होती है, 14 दिन की होती है, और उसमें क्रोमोसोम्स बहुत बड़े बड़े देखने को मिलते हैं। इसीलिए उसमें जो वेरिएशंस हैं उनको हम लो पावर माइक्रोस्कोप में भी आसानी से देख सकते हैं। चलिए अब थॉमस हंट मॉर्गन साहब जो हैं उनको बहुत 3 चीज़ों का क्रेडिट दिया जाता है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्यों देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर कहाँ देखने को मिलता है, मियोसिस 1 के पैकेटीन स्टेज पर। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई लिंकेज के बारे में, लिंकेज को उन्होंने डिफाइन किया। और तीसरी चीज़ उन्होंने बताई सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, माने ऐसी जीन्स जो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती हैं वो सेक्स लिंक्ड जीन्स होती हैं। जैसे ऐसी जीन जो केवल X क्रोमोसोम पर पाई जाएंगी और कहीं नहीं, ऐसी जीन को हम X लिंक्ड जीन्स कहते हैं। अब मॉर्गन साहब ने एक्सपेरिमेंट किया लिंकेज का। उसमें उन्होंने 3 X लिंक्ड जीन्स ली, यानी कि 3 ऐसी जीन्स जो सिर्फ X क्रोमोसोम पर पाई जाती हैं। पहली थी आई कलर की जीन, जिसमें डोमिनेंट जीन रेड कलर देती है, रिसेसिव जीन वाइट कलर देती है। वाइट कलर को हम स्मॉल w से दिखाते हैं और रेड कलर को हम स्मॉल w पॉजिटिव से दिखाते हैं। फिर आता है बॉडी कलर की जीन। बॉडी कलर की जीन में डोमिनेंट होती है ब्राउन बॉडी और रिसेसिव होती है येलो बॉडी। येलो को हम स्मॉल y से दिखाते हैं और ब्राउन को हम y पॉजिटिव से दिखाते हैं। फिर विंग टाइप, अगर पंख नॉर्मल है तो उसमें डोमिनेंट कंडीशन होती है, लेकिन अगर वो मिनिएचर है, वेस्टिजियल है, ठीक से डेवलप नहीं हुआ, तो वो रिसेसिव कंडीशन होती है। उसे हम दिखाते हैं स्मॉल m से और डोमिनेंट कंडीशन को हम दिखाते हैं m पॉजिटिव से। तो उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किए। पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने आई कलर और बॉडी कलर की जीन को लेकर किया। इसमें उन्होंने क्या किया, जो मेल्स थे उन्हें डोमिनेंट रखा, वाइल्ड टाइप रखा, यानी कि उनकी आंखों का रंग लाल था और उनकी बॉडी ब्राउन थी। लेकिन जो फीमेल्स ली वो रिसेसिव ली, यानी कि उनकी आंखों का रंग वाइट था और उनकी बॉडी येलो थी। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो उनके बेटा और बेटी हुए। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, जो बेटे थे वो माँ जैसे हो गए, यानी कि रिसेसिव हो गए। अब बेटों में Y क्रोमोसोम पर नहीं होती है जीन, केवल X क्रोमोसोम पर होती है। तो बेटे येलो बॉडी के और वाइट आई के हो गए, लेकिन जो फीमेल्स थी वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो गई, वो रेड कलर की और जो है रेड आंखों की और ब्राउन बॉडी की हो गई। जब इस F1 जनरेशन में आपस में क्रॉसिंग कराई गई तो आई F2 जनरेशन, जिसमें बेटे बेटियां दोनों देखने को मिली। तो वहां पे देखने को मिला कि 98.7% बच्चे पेरेंट्स जैसे थे, पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले थे, और केवल 1.3% बच्चे नए थे, रिकॉम्बिनेंट्स थे, यानी कि 1.3% पॉपुलेशन में। अब वहां पे 8 कॉम्बिनेशन बना के दिखा रखे हैं, 8 में से नहीं है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि 4 ऐसे हैं 4 ऐसे हैं, 50-50% हो गया। नहीं, वो 8 तरह के कॉम्बिनेशन के बहुत सारे बच्चे पैदा हुए, जिसमें से केवल 1.3% बच्चे रिकॉम्बिनेंट्स थे, 98.7% पेरेंट जैसे थे। पेरेंट जैसा होने का क्या मतलब है, पेरेंट जैसा होने का मतलब है या तो उनकी आंखें वाइट हो, बॉडी येलो हो, या फिर उनकी आंखें रेड हो और बॉडी ब्राउन हो। ऐसे पेरेंटल बच्चे होंगे। रिकॉम्बिनेंट्स बच्चे कैसे होंगे, बॉडी येलो हो, आंखें रेड हो, या फिर बॉडी ब्राउन हो, आंखें वाइट हो। ये नया कॉम्बिनेशन होगा। फिर उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उन्होंने आई कलर और विंग टाइप की जीन को लेकर किया। सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। जब उन्होंने इसकी F2 जनरेशन को देखा तो पाया कि
62.8% बच्चे जो हैं वो पेरेंटल थे और 37.2% बच्चे रिकॉम्बिनेंट्स थे। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने एक चीज पता लगाई कि ये तीनों जीन्स जो हैं, आई कलर की, बॉडी कलर की और विंग टाइप की, ये एक्स क्रोमोसोम पर, सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। यानी कि ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो नहीं दिखाएंगी। अगर ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाती तो 50% पेरेंटल बनते और 50% रिकॉम्बिनेंट बनते। लेकिन यहां पेरेंटल 50% से ज्यादा बन रहे हैं और रिकॉम्बिनेंट्स 50% से कम बन रहे हैं। यानी कि ये तीनों जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं। लेकिन जब आई कलर और बॉडी कलर की जीन को लेकर एक्सपेरिमेंट किया गया तो पेरेंटल टाइप ज्यादा देखने को मिले, यानी कि रिकॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन कम देखने को मिला। और जब आई कलर और विंग टाइप को लिया तो ज्यादा रिकॉम्बिनेंट्स देखने को मिले। तो उन्होंने कहा कि जब जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती हैं तो नया कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ क्रॉसिंग ओवर की वजह से होते हैं। क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? जहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो अपनी आर्म को एक्सचेंज करते हैं। अगर क्रॉसिंग ओवर होता है तो नया कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस होते हैं। एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स जितना दूर होंगी, क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस उतना ज्यादा होंगे, और जीन्स जितना पास होंगी, क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस उतने ही कम होंगे। तो उन्होंने बताया कि आई कलर और बॉडी कलर की जीन बहुत पास होती है, इसीलिए उस केस में रिकॉम्बिनेंट्स केवल 1.3% थे। लेकिन आई कलर की और विंग टाइप की जीन दूर है, इसीलिए वहां पे रिकॉम्बिनेंट्स 37.2% थे। यानी कि कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन हुआ दैट डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। ज्यादा डिस्टेंस तो क्रॉसिंग ओवर के ज्यादा चांस, कम डिस्टेंस तो क्रॉसिंग ओवर के कम चांस। एंड डिस्टेंस बिटवीन जीन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज। अगर डिस्टेंस कम है तो लिंकेज ज्यादा होगा, यानी कि वो बहुत ज्यादा आपस में क्लोजली रिलेटेड रहेंगी। एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जितनी भी जीन्स होती हैं वो सारी लिंक्ड होती हैं, लेकिन अगर वो बहुत पास हैं तो लिंकेज कंप्लीट हो जाता है, और अगर वो थोड़ा दूर हैं तो लिंकेज इनकम्प्लीट हो जाता है। तो इन दोनों ही केसेस में हमें ये जानने को मिला। चलिए, जहां लिंकेज ज्यादा होगा वहां क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम हो जाएंगे। फिर इन्हीं के स्टूडेंट एल्फ्रेड स्ट्रूटिवेंट, जो इन्हीं के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि अगर हमें यह पता चल जाए कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, क्रॉसओवर वैल्यू क्या है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि जो एक ही क्रोमोसोम पर जीन्स बैठी हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस है और वो किस तरह से क्रोमोसोम के ऊपर बैठी हैं। इसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल मैपिंग और जीन मैपिंग। अगर दो जीन्स के बीच में क्रॉसओवर वैल्यू या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी सपोज 1% है, तो इसका मतलब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मैप यूनिट है या 1 सेंटीमॉर्गन है। अगर सपोज दो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर बैठी हैं और उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या क्रॉसओवर वैल्यू 20% है, तो इसका मतलब उन दोनों जीन्स के बीच का डिस्टेंस 20 मैप यूनिट है। इससे हम जीन्स के अरेंजमेंट को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। चलिए, अब चलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन पर। तो हैंकिंग साहब फायरफ्लाई पर काम कर रहे थे, जुगनू पर काम कर रहे थे और देख रहे थे उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, स्पर्म कैसे बनते हैं। तो उन्होंने देखा कि 50% स्पर्म में एक स्पेशल बॉडी देखने को मिल रही है जिसे हम एक्स बॉडी कहते हैं या एक्स क्रोमोसोम कहते हैं। धीरे धीरे वाई क्रोमोसोम भी डिस्कवर हो गया। फिर दुनिया के सामने आया कि स्पेशल सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जो ये तय करते हैं कि जेंडर कैसा होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। अब यहां पर भी दो केस आते हैं, मेल हेट्रोगेमेटी और फीमेल हेट्रोगेमेटी के। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पर मेल दो तरह के गैमीट बनाता है, यानी कि हेट्रोगेमेटिक होता है और वही तय करता है बच्चे का सेक्स कैसा होगा। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पे फीमेल हेट्रोगेमेटिक होती है और वो तय करती है कि बच्चे का जेंडर कैसे होगा। जैसे अगर हम मेल हेट्रोगेमेटी का केस देखें तो वहां पे पहला केस आता है XXXY, जो कि ह्यूमंस में देखने को मिलता है और ड्रोसोफिला में देखने को मिलता है, जहां पर मेल दो तरह के गैमीट बनाता है, एक में X जाता है, एक में Y जाता है, और वो तय करता है जेंडर ऑफ द प्रोजेनी। फिर आता है XXXO टाइप का डिटर्मिनेशन, जो ग्रास हॉपर और कॉकरोच में देखने को मिलता है। वहां पे 50% स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम जाता है और 50% स्पर्म में कोई क्रोमोसोम नहीं जाता। तो यहाँ पे मेल तय करता है, XO वाला तय करता है कि जेंडर ऑफ द प्रोजेनी क्या रहेगा। फिर आता है फीमेल हेट्रोगेमेटी का केस, जहां पे बर्ड्स का केस आता है पहले, जैसे कि हैन ZZZW,
तो यहाँ पे जो ZW वाली है वो फीमेल है जो दो तरह के गैमीट्स बनाएगी, कुछ में Z जाएगा कुछ में W जाएगा। फिर आता है ZZZO कंडीशन। यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिलती है मॉथ्स में, बटरफ्लाई में। यहाँ पे 50% एग में सेक्स क्रोमोसोम जाता है, Z जाता है, 50% में नहीं जाता। अब हनी बी का केस थोड़ा डिफरेंट होता है। हनी बी में पार्थिनोजेनेसिस, आर्हेनोटॉकी, हेप्लोडिप्लॉइडी देखने को मिलती है। वहां पर फीमेल्स डिप्लॉइड होती हैं और उनमें 32 क्रोमोसोम्स होते हैं और गेमीट्स मियोसिस से बनते हैं। तो फीमेल गेमीट्स मियोसिस से बनने के बाद 16 क्रोमोसोम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ड्रॉन्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और उनमें 16 क्रोमोसोम ही होते हैं और उनमें गेमीट्स मियोसिस से नहीं माइटोसिस से बनते हैं। तो अगर एक फीमेल गेमीट मेल गेमीट के साथ फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो हमेशा फीमेल बनेगी, ये तय है। लेकिन अगर फीमेल गेमीट बिना फर्टिलाइजेशन के बच्चा बना ले तो वो बच्चा हमेशा मेल होता है, ड्रॉन होता है, ये तय है। इसको हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइडी। अब चलते हैं म्यूटेशन पर। तो म्यूटेशन 3 तरह की होती है, जीन म्यूटेशन, जीनोमैटिक म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन में चेंज आता है जीन की सीक्वेंस में, जो पॉइंट म्यूटेशन भी हो सकता है अगर बदलाव सिर्फ एक सिंगल जगह आ रहा है, जो ग्रॉस म्यूटेशन हो सकता है अगर बदलाव एक बड़े हिस्से में आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई बेस ऐड होता है या इंसर्ट होता है या फिर बेस डिलीट होता है तो उससे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी हो सकते हैं। फिर आता है हमारा जीनोमैटिक म्यूटेशन। तो जीनोमैटिक म्यूटेशन में क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो बढ़ता या घटता है, जिसे हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। अगर वो बढ़ता है तो उसमें मोनोसोमी, बढ़ता है तो ट्राइसोमी देखने को मिलती है, घटता है तो मोनोसोमी देखने को मिलती है। फिर आता है हमारा क्रोमोसोमल एब्रेशन। इसमें क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से कैंसर भी होता है। क्रोमोसोम की कोई एक आर्म डिलीट हो गई, कोई इन्वर्ट हो गई, तो वो क्रोमोसोमल एब्रेशन होता है। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स नहीं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, मैंडेलियन एंड नॉन मैंडेलियन। मैंडेलियन डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो जीन में म्यूटेशन आने की वजह से होते हैं, और नॉन मैंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं क्रोमोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोम के नंबर बढ़ने या घटने से या क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बिगड़ने से होते हैं नॉन मैंडेलियन डिसऑर्डर। नॉन मैंडेलियन डिसऑर्डर के 3 केसेस हमारे यहाँ हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। सबसे पहले आता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी की वजह से होता है। जो 21वां क्रोमोसोम है, 21वां जो जोड़ा है, उसमें 2 नहीं 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? जब एक नॉर्मल गेमीट एबनॉर्मल गेमीट के साथ फ्यूज करता है। एक नॉर्मल गेमीट में n कंडीशन होती है, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। एबनॉर्मल गेमीट में n+1 कंडीशन होगी, यानी कि 24 क्रोमोसोम्स होंगे। जब ये फ्यूज करेंगे तो बच्चे में 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। ऐसे जो बंदे होते हैं वो शॉर्ट हाइट के होते हैं, राउंड स्मॉल हेड होता है, पार्शियली ओपन माउथ होता है, फरोड टंग होती है, पाम के बीचों बीच एक मिडल क्रीज होती है, और ऐसे बच्चों में कॉन्जिनाइटल जन्मजात दिल की बीमारी होती है। इनके साइकोमोटर, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाती है। फिर आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आदमियों में देखने को मिलता है, मेल्स में देखने को मिलता है, जहां पर लास्ट के सेक्स क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाती है, यानी कि वहां पर एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसकी वजह से मेल्स में गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड अदर फेमिनिन कैरेक्टर्स। फिर टर्नर सिंड्रोम देखने को मिलता है फीमेल्स में। वहां पे जो लास्ट क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम का जो जोड़ा है, उसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम रह जाता है, यानी कि XO कंडीशन होती है। तो ऐसी फीमेल में टोटल 45 क्रोमोसोम्स होते हैं। ऐसी फीमेल स्टराइल होती हैं, उनकी ओवरीज डेवलप नहीं होती, रूडिमेंट्री होती है, और अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी डेवलप्ड नहीं होते। अब हम चलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पे। मेंडेलियन डिसऑर्डर में सबसे पहले आते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इनको करने वाली जो जीन होती है वो ऑटोसोम पर प्रेजेंट होती है, और जब वो रिसेसिव कंडीशन में होती है तो बीमारी होती है। सबसे पहले इसमें आता है सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया पॉइंट म्यूटेशन का केस बनता है, सिकल सेल अनीमिया प्लियोट्रॉपी का केस बनता है, और ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। जो नॉर्मल जीन होती है वो HBA जीन होती है DNA के ऊपर, जिसके टेम्पलेट स्ट्रैंड पर CTC ये कोडॉन होता है। जब ये mRNA पर जाता है तो mRNA पर कोडॉन बनता है GAG।
इसके ऊपर जब प्रोटीन बनता है तो वो बनता है ग्लूटामिक एसिड। तो अल्टीमेटली इस जीन से जो बीटा चेन बनती है हीमोग्लोबिन की, उसकी छठी पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड होता है। लेकिन जब म्यूटेशन आता है तो म्यूटेशन आने पर डीएनए में जो जीन प्रेजेंट है, कहाँ म्यूटेशन आता है, CTC की जगह टेम्पलेट स्ट्रैंड पर CAC हो जाता है, यानी कि थाइमिन को रिप्लेस करके वहां पे एडिनाइन आ जाता है। फिर जब mRNA इसके ऊपर बनता है तो mRNA के ऊपर जो कोडॉन होता है वो GUG बनता है, जो वेलिन बनाता है। तो अब यहाँ पे एबनॉर्मल कंडीशन में बीटा चेन की छठी पोजीशन पर वेलिन होता है ग्लूटामिक एसिड की वजह से। तो इससे होता क्या है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनने की वजह से इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी विद ऑक्सीजन पर अफेक्ट होता है। जब बंदे को ऑक्सीजन की टेंशन होती है तो आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है, सिकल शेप की हो जाती है। चलिए फिर चलते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक ऐसा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जहां पर जो रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो करना होता है। ये दो तरह का होता है, अल्फा एंड बीटा। अल्फा थैलेसीमिया में या तो अल्फा चेन्स नहीं बनेंगी या बहुत कम बनेंगी। ये क्रोमोसोम नंबर 16 पर दो जीन्स प्रेजेंट होती हैं, HbA1 एंड HbA2, यानी कि टोटल 4 अलील्स इन्वॉल्व हो गई। इनमें म्यूटेशन आने की वजह से अल्फा थैलेसीमिया होता है। बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन्स या तो बहुत कम बनेंगी या नहीं बनेंगी। क्रोमोसोम नंबर 11 पर HBB जीन, एक सिंगल जीन में म्यूटेशन आता है, उसकी वजह से बीटा थैलेसीमिया होता है। क्रोमोसोम नंबर 11 की बात हम सिकल सेल अनीमिया में भी करते हैं। जो सिकल सेल HBS जीन जो होती है वो भी क्रोमोसोम नंबर 11 पर होती है। फिर हम चलते हैं फिनाइल कीटोनूरिया। तो क्रोमोसोम नंबर 12 पर एक जीन होती है PAH जीन, फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम जीन। ये जीन क्या करती है, इस एंजाइम को बनाती है। ये एंजाइम क्या करता है, फिनाइल एलेनाइन अमीनो एसिड को कन्वर्ट कर देता है टायरोसिन अमीनो एसिड में। लेकिन जब ये जीन रिसेसिव हो जाती है, म्यूटेट हो जाती है, तो ये एंजाइम नहीं बनता, जिसकी वजह से फिनाइल एलेनाइन टायरोसिन में बदलने की बजाय इकट्ठा होता रहता है इन द फॉर्म ऑफ फिनाइल पायरुविक एसिड। और ये फिनाइल पायरुविक एसिड धीरे धीरे ब्रेन सेल्स में जमा होने लगता है, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है और इसकी वजह से डीपिगमेंटेशन होता है हेयर में और स्किन में, एंड इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी। चलिए तो अब हम चलते हैं ऐसे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो सेक्स लिंक्ड हैं, यानी कि एक्स लिंक्ड हैं, जिसमें कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया आ जाता है। तो कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस होता है, जहां पे बंदे को रेड और ग्रीन कलर में प्रॉपर डिफरेंशिएट वो नहीं कर पाता है। कलर ब्लाइंडनेस मेल्स में ज़्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स में इसकी फ्रीक्वेंसी लगभग 0.4% होती है, मेल्स में 8% होती है, क्योंकि मेल्स में एक ही क्रोमोसोम की कॉपी काफ़ी है, क्योंकि मेल्स में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो एक ही कॉपी काफ़ी है बीमारी करने के लिए। हीमोफीलिया ये भी एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया में क्या होता है, ऐसे फैक्टर्स जो ब्लड को क्लॉट करते हैं, जिन्हें हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं, वो प्रॉपरली नहीं बन पाते हैं। बहुत सारे ब्लड फैक्टर्स होते हैं, अगर उनमें से एक भी बीच में से हट जाता है तो सारी ब्लड क्लॉटिंग रुक जाती है। इसे हम कैस्केड इफेक्ट कहते हैं। तो ऐसे बंदों में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है और इसको हम रॉयल डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि ये क्वीन विक्टोरिया की पेडिग्री में थी। अब हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस में क्या कॉमन पॉइंट है कि ये दोनों ही क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाते हैं, यानी कि जो पिता है वो अपनी बेटी को ट्रेट पास करता है और माँ अपने बेटे को ट्रेट पास करती है। इसको हम कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। चलिए अब चलते हैं पेडिग्री एनालिसिस पे। पेडिग्री एनालिसिस में 2-3 मैं आपको फंडे बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा चार्ट दिखाई दे रहा है जिसमें दोनों पेरेंट्स आपको नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं और बच्चे बीमार दिखाई दे रहे हैं, तो ये लिखी हुई बात है कि ऐसा चार्ट ऑटोसोमल रिसेसिव चार्ट होगा, आपको बिना देखे लगा देना है। फिर अगर कोई आपको ऐसा चार्ट दिखाई दे रहा है जिसमें बेटी बीमार है लेकिन पिताजी नॉर्मल हैं, तो ध्यान रखना ऐसा चार्ट एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बेटी बीमार तो तभी उसी सूरत में होगी जब पिताजी से एक एक्स क्रोमोसोम आएगा, और पिताजी तो नॉर्मल है, एक एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव जीन आएगी पर पिताजी तो नॉर्मल है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई आपको ऐसा चार्ट दिखाई दे रहा है जिसमें बेटा बीमार है और माँ नॉर्मल है, तो वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बेटे के पास कहाँ से आया डोमिनेंट जीन, और अगर माँ के पास डोमिनेंट जीन देने को होती तो वो खुद बीमार होती। तो ये 3 फंडे आपको याद रखने हैं। तो चलिए, उम्मीद है आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा, हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय, टाटा।